क्या ये भी सबक मिलता है कि बहुत मेंटल प्रेशर होता है, बहुत जिम्मेदारी होती है कंधों पर? कि आप ये सोच कर आइए कि ये 9 से 5, 10 से 6 का जॉब नहीं है। क्रिमिनल केसेस होते हैं, आपके हिसाब से कितनी जल्दी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए? 4 या 5 साल का ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल का जो पीरियड है वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल होना चाहिए। कि जेल से गैंग ऑपरेट होते हैं, ये जेल का भ्रष्टाचार, और इसमें केवल जेल के अधिकारी नहीं, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, हम सब जो हैं, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन मैम पुलिस वालों को देख के डर क्यों लगता है? आपको मुझे देखकर डर लगा? मुझे आपको देख के नहीं लगा। पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ये क्यों है? कि पॉलिटिशियंस का बड़ा दबाव होता है, विधायक साहब का फोन आ गया, सांसद जी का फोन आ गया, पिक्चरों में तो हमने यही देखा है। मैम ये सब सच में होता है? मैनिपुलेटिव होती हैं चीजें? हाँ, बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं एनकाउंटर पॉलिसी को, या बुलडोजर जो पहुंच जाता है यूपी में? तो मैं यही कह रही हूँ, आपको इनकाउंटर और बुलडोजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर 1 साल के अंदर उस गुनहगार को सजा मिल गई तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। किसी भी सिविल सर्वेंट से बात करना मेरे लिए हमेशा से एक अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है, बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है, और सच बताऊं तो एक नया नजरिया आपको मिलता है जिससे आप समझ पाते हैं कि एक्चुअल में चीजें कैसी हो सकती हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, एक्स IPS ऑफिसर मीरा चड्ढा बोनवाकर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जो लोग मैम को बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं या उनके बारे में समझना चाहते हैं, उनके विचारों को और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो मैम ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं बता देती हूँ, इंस्पेक्टर चौगुले, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मैडम कमिश्नर शायद आपकी लेटेस्ट बुक है जो आई है ना, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और एक है लीव्स ऑफ लाइफ। बहुत डिटेल में तो मैम मैं इन किताबों को अभी नहीं पढ़ पाई, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट की मैडम कमिश्नर, तो मुझे बड़ा एकदम लगा कि और पढ़ूं। वो तो मेरे पास टाइम कम था क्योंकि आपका पॉडकास्ट शेड्यूल था, तो मैं डेफिनेटली इसको कंप्लीट पढ़ूंगी। लेकिन मैम ये बेस्ट सेलिंग किताब हो गई है मैडम कमिश्नर, तो आपको जो फीडबैक्स मिल रहे हैं वो किस तरीके से हैं? एक तो धन्यवाद, आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया। दूसरा, फीडबैक जो मैडम कमिश्नर के हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, एक्सेलेंट, और अमेज़ॉन में वो बेस्ट सेलर है। हाँ। पर ऐसा है कि ये मेरी तीसरी बुक है। तो जो मैंने पहली लिखी, लीव्स ऑफ लाइफ, जिसको जीवन के कुछ पन्ने, उससे जब मैंने शुरुआत की तो मेरा टारगेट ग्रुप तो था यूथ। अच्छा। उसमें मैंने अपने पुलिस लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, घटनाएं, उसके बाद लेसन्स लर्नड जो मैंने उसमें सीखा उस पर्टिकुलर पुलिस इंसिडेंट से, और फिर एक्शन पॉइंट्स कि इसमें यूथ जो है वो मेरी तरह कोई सबक सीख रहा है क्या, उसके बाद सबक सीखने के बाद हमने क्या किया। ओके। इंस्पेक्टर चौगुले जो है वो ट्रू पुलिस इंसिडेंट्स हैं जो मेरे साथ बीते। देखिए, मेरा 1981 का बैच है, 2017 में मैं रिटायर हुई। तो ये जो मेरा प्रवास है 36 साल का, उसमें जो मुख्य पुलिस से संबंधित घटनाएं हैं वो इंस्पेक्टर चौगुले में हैं। ओके। और जब तक मैं मैडम कमिश्नर लिखने के लिए पहुंची तो मेरे मन में विचार था, दिस शुड बी एन एडल्ट रीडिंग। लीव्स ऑफ लाइफ मेरे जीवन के जो कुछ पन्ने हैं वो यूथ को मोटिवेशनल हैं। इंस्पेक्टर चौगुले सिंपल पुलिस स्टोरीज हैं, बट मैडम कमिश्नर कॉम्प्लिकेटेड करियर ऑफ अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। तो मुझे लगता है कि बहुत कम पुलिस में आने वाली महिलाओं ने ऐसी पुस्तक या अपना करियर के बारे में लिखा है, कम होने की वजह से। और मैंने छोटे चैप्टर्स लिखे हैं, ये एकदम शुरू से ही बेस्ट सेलर हो गई। तो मैं कहूँगी सब रीडर्स को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने इस बुक को बहुत ही गति दी है। नहीं, एक मैम ये भी होता है ना कि किस तरीके से लिखी गई है, मजा आ रहा है उसको पढ़ने में। मुझे लगता है शायद इसीलिए माउथ पब्लिसिटी का भी उसको फायदा हो सकता है कि आप उसको पढ़िए, वो किताब बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि कोई चौथी किताब पाइपलाइन में है? क्योंकि अब एक रिटायर्ड लाइफ आप जी रही हैं, तो क्या वो भी पन्ने आप छापेंगी कभी? हाँ, ज़रूर। मुझे क्या लगता है कि जो मैंने मेरे जीवन में सीखा वो ट्रायल एंड एरर था।
तो अगर मेरे जीवन से मैं कुछ ऐसे वैल्यूज़ निकाल लूँ, ऐसे मॉरल्स निकाल लूँ, ऐसे सीखने के कुछ हेतु से यूथ को अप्रोच करूं, तो मुझे लगता है उससे ट्रायल एंड एरर की जगह थोड़ा स्मूथ लैंडिंग हो जाएगा आईपीएस में, पुलिस में या ब्यूरोक्रेसी में। इसलिए मैं ज़रूर एक और ज़रूर लिखूंगी। मैम, आपकी इन किताबों में से क्या यूथ को ये मैसेज मिल सकता है, जैसे कि हम किसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं या हम किसी भी सिविल सर्वेंट को देखते हैं तो हमें लगता है वाह यार क्या पावर है, क्या दबदबा है, कहीं भी जाते हैं तो ये मज़े, मतलब क्या लाइफ है। क्या ये भी सबक मिलता है कि बहुत मेंटल प्रेशर होता है, बहुत जिम्मेदारी होती है कंधों पर? जिम्मेदारी बहुत होती है, मेंटल प्रेशर होता है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उतना है जितना कि एक हमारी जो रूटीन है वो इतनी अनप्रडिक्टेबल है। जैसे मैं महिलाओं को बोलती हूँ आप पुलिस में आइए, परंतु मैं ये भी बोलती हूँ कि आप ये सोच कर आइए कि ये 9 से 5, 10 से 6 का जॉब नहीं है। तो हमारा जो फिजिकल एक्सर्शन और टाइम है वो अनप्रडिक्टेबल होने की वजह से स्ट्रेस होता है। बट इट इज़, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, ज़रा अगर आप बचपन से अपने आप को देखें, आप स्ट्रॉन्ग रहे हैं तो आपका अच्छा निभ जाएगा, क्योंकि पावर टू हेल्प द वीकर सेक्शंस बहुत ही बड़े पैमाने पे है। अगर आप कहेंगे मैं एक लेविश स्टाइल से जीना मांगती हूँ तो हमें अच्छी सैलरी मिलती है, बट ये नहीं कि आप बहुत हाई लेविशली आप रह पाएँ। पर अगर आपका मन ये है कि गरीब की, महिलाओं की, पिछड़े वर्ग के लोगों की मैं मदद करूं, वो पावर बहुत है इस यूनिफॉर्म में। ओके, तो यानी चीज़ें अच्छी भी हैं लेकिन जिम्मेदारी भी है साथ में। बिल्कुल। मैम, इंस्पेक्टर चौगुले का अगर मैं जिक्र करूं तो मैंने इसका भी कंटेंट्स में देखा, 4th चैप्टर है लाठी इन मिशन मोड। आप थोड़ा समझा पाएंगे क्या क्या ये वही लाठी चार्ज की आप बात करिए जो अमूमन हम लोग देखते हैं, यही कुछ और है? नहीं, लाठी इन मिशन मोड जो है वो एक पॉजिटिव है। लोगों को क्या लगता है पुलिस की लाठी से नेगेटिव। मैं ये अपनी पुस्तक और अपनी बुक्स के थ्रू आपको ये कहना मांगती हूँ कि यही लाठी जो है इसमें बहुत पॉजिटिव लोगों की मदद करने की और पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, पीस मेंटेन करने की शक्ति है। तो आप केवल पावर इन द सेंस कि जोर से चिल्लाना, लोगों पे दबदबा डालना, लाठी का गैर प्रयोग करना, वही मत सोचिए। इट्स ए वेरी कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव पावर ऑफ गवर्नेंस। तो जो भी पुलिस में आना चाहता है वो प्लीज़ आप ये बहुत क्लियर सोच के आइए कि ये लाठी मारने के लिए नहीं है, ये लाठी दुर्बल की मदद करने के लिए है, उसका सहारा बनने के लिए है। यस। अभी आपने कहा कि सर्विस में आना चाहते हैं और अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो वो इस तरफ आ सकते हैं। अभी पिछले सवाल का जवाब दे रही थी, आप बचपन से मैम स्ट्रांग थी? क्योंकि मुझे लगता है कि इस सर्विस में आपका दिमाग से एकदम करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टेंट कई बार ऐसी सिचुएशंस होती होंगी कि फैसले लेने हैं, तो मैं इफ एंड बट की सिचुएशन में हूँ ही नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट। तो ये क्वालिटी आपके अंदर पहले से थी, आपको रियलाइज़ हुआ या बाय लक आप इस प्रोफेशन में आती चली गई? तो जब मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ, जो मेंटली या इमोशनली वीक हैं उनके लिए पुलिस करियर जो है थोड़ा सा टफ जाएगा। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं उनके लिए इट्स एन ईजियर सेलिंग। मैं बचपन से स्ट्रॉन्ग थी ये मैं नहीं कह सकती, पर मुझे मेरे पिताजी पंजाब पुलिस में थे। उनके यूनिफॉर्म का एक बहुत आकर्षण था और वो जैसे लोगों की मदद करते थे तो मुझे ये समझ में आता था ये जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस। तो मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकती, पर ये थॉट कि यूनिफॉर्म इज़ ए गेम चेंजर, इस यूनिफॉर्म से मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, ये मेरे मन में काफ़ी विचार आता था। पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, आपके कई जो प्रेक्षक हैं वो यूथ भी होगा, कि मैंने पहली बार जब सिविल सर्विसेज पास किया तो मैंने इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सिलेक्ट किया। अच्छा। फिर मुझे लगा अरे ट्रेनिंग में मेरा तो अकाउंट्स मुझे इतना मन ही नहीं है,
तो मैं क्या करती थी, मेरे पिताजी के पास जो पुलिस जीप थी वो कभी कभी चला लेती थी। अच्छा। पंजाब पुलिस में घोड़े होते हैं, मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक था। और घर में एक एयर गन थी तो वो भी मैं अच्छा चलाती थी। फिर मैंने बैठ के विचार किया कि ये मैंने गलत करियर सिलेक्ट किया है। तो मैं बहुत ये नवयुवकों युवतियों को कहती हूँ कि आप सिलेक्शन जब करते हो ना अपना करियर का, तो प्लीज़ सोच के कीजिए, फॉर्म सोच के भरिए। वो सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का फॉर्म भरते टाइम मुझे सोचना चाहिए था। मेरी पर्सनैलिटी एज एन आउटगोइंग चाइल्ड ज़्यादा थी, जबकि अकाउंट्स इज बेसिकली ए डेस्क जॉब। तो स्ट्रॉन्ग थी या नहीं है मुझे पता नहीं, बट फॉन्ड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़। अच्छा, मैं मेरे कॉलेज की क्रिकेट टीम में भी थी। अच्छा। यही मेरी लाइफ से अगर मैसेज आपको कोई लेना है तो ये कि करियर सिलेक्शन के समय आप अपने आप में थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, विचार कीजिए आपकी किस तरफ की टेंडेंसीज हैं, आपकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है। मेरी तरह आप गलत रॉन्ग नंबर मत डायल कीजिए। अच्छा मैम, बुक्स का दौर तो ना कभी गया है ना कभी जाएगा, लेकिन आने वाला दौर मुझे लगता है अगर हम अभी भी देखें तो डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप शायद एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पर उतनी, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखती हैं आप? हाँ, मैं देखती हूँ। मेरे पब्लिशर्स ने भी कहा है कि इंस्टाग्राम में होना आवश्यक है, पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती उसको। तो मैम आपको नहीं लगता कि अगर आप जैसे किसी पर्सनैलिटी पे फिल्म बने, बायोग्राफी बने या बायोपिक, हम तो बायोग्राफी खैर बुक्स में कहते हैं या अपने पैकेजेस में कहते हैं, लेकिन अगर बायोपिक आपकी लाइफ पर कोई बने तो वो ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी, ज़्यादा लोगों पर इफेक्ट डालेगी? वैसे जब मैं मर्दानी देखती हूँ तो मुझे अब कहीं ना कहीं एक इमेज नज़र आ रही है। तो ऐसा है कि मैडम कमिश्नर के बाद बहुत ऑफर्स आई हैं। अच्छा। तो मेरे पब्लिशर्स भी सोच रहे हैं, राइट फॉर बायोपिक मेरे पास मैंने रखा है। अच्छा। तो आएगी, बट इमीडिएटली मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्टिंग मैम, आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज भी नहीं देती हैं। जैसे मैं आजकल लोगों को देखती हूँ, सबको शौक है कैमरे पे आने का, आपको नहीं है, ऐसा क्यों? मुझे एकेडमिक्स में जाके पेपर तैयार करना, लॉ इन्फोर्समेंट पे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे लिखना, मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखती भी हूँ कभी कभी। अच्छा। तो वो ज़्यादा पसंद है। ये पसंद अपनी अपनी। बिल्कुल। मैम, क्राइम ब्रांच को आपने लीड किया है बहुत लंबे वक्त तक। मैं वो आपको एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें या अगर जनरल केसेस की भी बात करें हम, तो बहुत ज़्यादा लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं। कई बार मेरे पास एक हमारे गेस्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं वो, अश्वनी उपाध्याय। वो कई बार जजेस पे सवाल उठा देते हैं कि उनके फैसला देने में कई बार देरी हो जाती है। तो वो सवाल तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, आपके हिसाब से कितनी जल्दी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए? एक क्रिमिनल है, उस पर कोई चार्ज लग गया, वो चल रहा है सालों साल वो केस, उसे आप किस तरीके से देखती हैं? जस्टिस सिस्टम अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे लग रहा है कि ये एक देश की बहुत ही बड़ी दुखद भरी कहानी कहूँ तो वो है। आप देखिए कि हमारे देश में अगर 2024 में एक खून का गुना दाखिल हुआ है तो 2026 या 27 में उसकी हियरिंग शुरू होगी, 28 या 29 में उसका निकाल आएगा। तो ये जो 4 या 5 साल का ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल का जो पीरियड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होना चाहिए। अगर 2024 का गुनाह 2025 में ट्रायल पे आ जाए और 25 के एंड या 26 तक वो ख़त्म हो जाए, तो देश की कानून और व्यवस्था में बहुत सुधारना होगी। ये जो गुनाह करने वाले गुनहगार हैं, आज देखिए बंगाल में हुआ डॉक्टर पे रेप, महाराष्ट्र में बदलापुर में 2 माइनर गर्ल्स के साथ, 4 या 5 साल की बच्चियों के साथ, उसके बाद पुणे में एक लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर गई तो गैंग रेप। ये जो गुनहगारों में जो हिम्मत है वो सिर्फ इसलिए है कि उनको लगता है क्या होगा, हमारा छूट जाएंगे, 5 साल बाद केस आएगी। आप 1 साल में केस ट्रायल पे लाइए, 1.5 साल में ख़त्म कीजिए, 2 साल तक अपील ख़त्म कीजिए। देश की परिस्थिति में इतनी सुधारना होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा हुआ कि 1-1.5 साल में केसेस ख़त्म होने लगे, देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधारना होगी। केवल पीस
या एटमॉस्फेयर बदलेगा ऐसा ही नहीं, अर्थव्यवस्था बदलेगी। आपकी लड़कियां और महिलाएं जो आज डरती हैं शाम को बाहर निकलने के लिए या शाम का जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं लेती। आप देखिए, जिसको भी घर में अगर समझ में आए कि हमारी बेटी को शाम को 8 से रात की शिफ्ट है, वो जाने ही नहीं देते। तो लड़कियां बाहर आएंगी, देश का माहौल बदलेगा, गुनहगार डरेंगे। इसलिए 1 साल या 1.5 साल के भीतर हमारे कोर्ट में केस खत्म होने चाहिए और 6 महीने और दे दीजिए अपील के लिए। मैम लेकिन फिर उसके लिए नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने होंगे। तो यही मुझे लगता है ना कि जस्टिस डज नॉट कम चीप। केवल जजेस ही क्यों बढ़ाने होंगे, हमें पुलिस अधिकारी बढ़ाने पड़ेंगे, प्रोसिक्यूटर बढ़ाने पड़ेंगे। एक जो बहुत ही इग्नोर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, बिल्कुल फॉरेंसिक लैब्स बढ़ानी पड़ेंगी, जजेस बढ़ाने पड़ेंगे। पर आज आप क्या कह रहे हैं, वो एक कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खर्च कीजिए, देश का माहौल बदलेगा, देश की अर्थव्यवस्था बदलेगी, महिलाएं आगे आएंगी, गुनहगारों आपको इनकाउंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम क्रिमिनल्स की साइकी क्या होती है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाला पावरफुल है, वो तो चलिए एक बार को मान लेगा, पैसे देकर छूट जाऊंगा, ये जो भी जिस तरीके की भी बातें होती हैं। लेकिन अगर मैं बंगाल वाले केस की बात करूं मैम, जितना मैं रिपोर्ट में पढ़ पाई, बिल्कुल इस तरीके से उस लड़की की टांगे थी, ये बहुत बर्बरता थी। आप निर्भया देखिए दिल्ली वाला, ये तो बिल्कुल बर्बरता थी। इस तरीके के लोगों की जो मानसिकता है वो हम कैसे बदल सकते हैं? इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, क्रिमिनल्स की साइकी क्या होती है? देखिए, मैं जेल की भी इंचार्ज रही हूँ। महाराष्ट्र में 50 जेल्स थी, कारागृह, उस टाइम मैं उनकी इंचार्ज थी। तो मैं कहूँगी कि 99% जो गुनहगार है वो या तो इमोशनल आउटबर्स्ट है, या लैंड डिस्प्यूट है, या फैमिली पे कोई झगड़ा हो गया। पर ये जो 1% गुनहगार है वो इतना खतरनाक है। उसमें ये जो चाइल्ड मोलेस्टर और सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग गर्ल्स एंड विमेन, ये आरोपी आते हैं। तो इसमें कई बार मुझे बहुत दुख होता है कि सब समाज लोग केवल पुलिस को ही क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, ये जो साइकोलॉजिकली डीअरेंज्ड परवर्टेड लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमें बहुत कम मिलती है। इनफैक्ट पड़ोसी को भी पता नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में गुनाह को प्रिवेंट करना, मुझे लगता है सिटीजन्स की मदद के बिना नहीं हो सकता। इस केस में देखिए, जो आपने बेंगलुरु की कोलकाता की केस कही, उसकी पत्नी ने, उसकी 2 शादी थी, इसके बारे में पुलिस को थोड़ा सा सतर्क किया था। बदलापुर में भी जो आरोपी है शिंदे था, उसके बारे में भी था। तो मुझे कई बार लग रहा है कि शायद हम अगर ऐसे परवर्टेड लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के कुछ और सोर्सेज बनाएं, या जब महिलाएं अपने पति के बारे में तकरार करती हैं तो इस पॉइंट पे पूछा जाए। अदरवाइज ये जो 0.00% ऐसे लोग हैं जो टोटली परवर्टेड हैं, उनके लिए कठिन है हमको हैंडल करना, पुलिस वालों को। परंतु अगर ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रॉम्प्ट, फास्ट, इमीडिएट हुआ तो बाकी के गुनहगारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, देश का माहौल बदल सकते हैं। और मुझे लगता है मैम, जो वो माहौल बदलेगा तो लोगों में संस्कार भी बढ़ेंगे और शायद बहुत आगे तक ये क्राइम रुक सकते हैं, एटलीस्ट इस तरीके के। बिल्कुल। मैम जेल का आपने भी जिक्र किया, मैंने एक इंटरव्यू देखा था लॉरेंस बिश्नोई का, जो डायरेक्ट जेल से था। और हम अक्सर सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जेल से गैंग ऑपरेट होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो जानबूझकर पकड़े जाते हैं कि आराम से बैठ के वहां से ऑपरेट करेंगे। मैम ये बात सच है? इतना आसान कैसे है जेल से ऑपरेट करना? तो देखो, जैसे मैंने ये फ्लैग किया इशू कि हमारे देश की कानून एंड व्यवस्था में जो गुनाह है उसकी सज़ा 5 साल, 4 या 5 साल से पहले नहीं मिलती। दूसरा जो मेन इशू है भ्रष्टाचार, ये जेल का भ्रष्टाचार। और इसमें केवल जेल के अधिकारी नहीं, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, हम सब जो हैं, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है
क्योंकि हम ये करप्ट हो गए हैं, हम भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इसलिए गैंग्स जेल से ऑपरेट करते हैं। जिस किसी कारागृह के अधिकारी ईमानदार हैं, काम में सतर्क हैं, वहाँ ये गैंग्स कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। मैम, टेक्नोलॉजी का वॉर में बड़ा आजकल इस्तेमाल होने लगा है। हम देख रहे हैं हमास इजराइल के बीच में। मुझे सिर्फ ये समझना है कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर ये आतंकवादियों के पास पहुंचती हैं तो ये हमारे देश के लिए कितना खतरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इजराइल ने पेजर का इस्तेमाल किया, कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो पेजर का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जैसे आप जैसे अधिकारी हो जाते हैं, इन लोगों के लिए ट्रेस करना या चीज़ों को पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है, जब जैसे दिखता है कि वो सामने वाला क्रिमिनल बहुत आगे निकल रहा है। ये भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो इसमें मुझे एक बहुत ही सुखद अनुभव जो आया है वो ऐसा आया है कि हमारे देश की जो कांस्टेबलरी है, जिसे हम कई बार इग्नोर करते हैं कि सिर्फ 12वीं पास है, 10वीं पास है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है। मैं महाराष्ट्र के सीआईडी में बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हम हर महीने निकालते थे। अच्छा। टेक्नोलॉजी बेस्ड, और मेनली ऑफिसर से भी ज़्यादा या तो जूनियर ऑफिसर्स या हमारे कांस्टेबल्स डिटेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। तो एक तो हमारे ऑफिसर्स बहुत इसमें प्रोएक्टिव हैं, उन पे थोड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग में अगर हम उनकी मदद करें, अच्छा, उनको एडवांस करें, तो वी आर सेफ। और दूसरा, थोड़ा जैसे आपने कहा, अगर टेररिस्ट के पास इक्विपमेंट है तो हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पुलिस स्टेशंस में इक्विपमेंट लाएं। और तीसरा, देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, केरला पुलिस जो है वो साइबर क्राइम में सिटीजन्स की बहुत मदद ले रही है। तो सिटीजन्स भी, नागरिक भी सामने आए, जो नॉलेज एक टेक्नोक्रेट को है वो मेरे बेस्ट पुलिस ऑफिसर को भी नहीं है। पर आज ही मैं एक हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं नीवा जैन, उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम, मैंने तो जितनी भी केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, मैंने सिटीजन्स को, नागरिकों को साथ लाया, उनकी मदद ली, और टेक्नोलॉजिकली वो इतने एडवांस थे कि हमारी केसेस अच्छी इन्वेस्टिगेट हो गई। तो टेक्नोलॉजी हमारे पुलिस स्टाफ ऑल ओवर इंडिया, यंग कांस्टेबल्स, यंग सब इंस्पेक्टर्स में बहुत अच्छी है। इक्विपमेंट थोड़ा और लाया जाए और नागरिक हमारी मदद के लिए आए और हम भी नागरिकों तक जाएं कि हमें मदद कीजिए, देन इंडिया इज सेफ। लेकिन मैम, पुलिस वालों को देख के डर क्यों लगता है? आपको मुझे देखकर डर लगा? मुझे आपको देख के नहीं लगा। लेकिन मैंने अमूमन, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो जैसे मेरे अभी कलीग्स भी हैं, वो खुद ही अपना कोई ऐसा मजाक वाला भी किस्सा बताएंगे तो बताएंगे हम यहाँ से जा रहे थे, वहां पे पुलिस वाले देखा तो हमने ऐसे। ये वाली साइकोलॉजी क्यों है? क्या वो पुलिस वाले ही तो हैं, मदद के लिए तो खड़े हैं। हाँ, हमारी भी थोड़ी गलती है, हम जो है ना आउटरीच में कम पढ़ते हैं। मैम, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक कहावत है, पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ये क्यों है? तो मैं बता रही हूँ कि ये थोड़ा हमारा भी दोष है। पर आप ये देखिए, हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में अब 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। आप अगर 33% महिला ले आए, पुलिस स्टेशन का माहौल भी बदलेगा, मोर वेलकमिंग होगा। जो आप डरती हैं ना, आपने कहा आप मेरे से नहीं डरी, अगर ज़्यादा महिलाएं पुलिस स्टेशन में आएंगी, हमारा पुलिस का जो कल्चर है कि रुबाब दिखाओ और ढंग से बोलना नहीं नागरिकों का, इट्स रियली सैड बट इट इज़ ट्रू, वो बदलेगा। इसी में मैं एक और बात कहना मांगूंगी। एक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हमारे देश का, राज्य कोई भी क्यों ना हो, हर रोज़ 14 घंटे काम करता है। आप सोच लीजिए, 12 घंटे तो काम, 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, तो 14 घंटे काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर, जिसको सैटरडे संडे नहीं मिलता, और जब आप दिवाली मना रहे हो, आप दशहरा मना रहे हो, ऑन ड्यूटी है, गणपति मना रहे हो, तो वो ऑन ड्यूटी है। उससे ये एक्सपेक्ट करना कि पुलिस स्टेशन में आपको वो बेस्ट बिहेवियर में मिले, वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं ये कहना मांगूंगी, देश भर में पुलिस डिपार्टमेंट में भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह अगर आपने 8 घंटे ड्यूटी के लगाए और उनको हर हफ्ते एक वीकली ऑफ दिया और 33% आप महिलाएं लाए, अगर आप ये 3 चीज़ करेंगे तो आपका डर एज ए नागरिक गायब हो जाएगा। 8 घंटे ड्यूटी, वीकली ऑफ,
और 33% महिलाएं पुलिस स्टेशन में आ गई, तो आपको एक हंसमुख पुलिस अधिकारी कर्मचारी रोड पे भी दिखेगा और पुलिस स्टेशन में भी दिखेगा। मुझे लगता है आपकी बात सुनकर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और खुश हो जाएंगे कि ये आवाज़ एटलीस्ट कहीं से तो उठी, किसी ने तो उठाई। मैम, एक चीज़ मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता वो कितनी सही है कितनी नहीं, पर चूंकि हम सब लोग फिल्म्स देखते हैं तो एटलीस्ट वहाँ से तो मैंने ये चीज़ें ग्रैब की हैं कि पॉलिटिशियंस का बड़ा दबाव होता है। विधायक साहब का फ़ोन आ गया, सांसद जी का फ़ोन आ गया, पिक्चरों में तो हमने यही देखा है। मैम, ये सब सच में होता है? मैनिपुलेटिव होती हैं चीज़ें? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा है, अब डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है? लोक प्रतिनिधियों के पास है। और लोक प्रतिनिधि को क्या लगता है कि IAS IPS हमने जो कहा ये करें। कई अगर तो उनके सुझाव अच्छे हैं, लोगों के हित में हैं, जनहित में हैं, तो हम करने को तैयार हैं। पर कई बार वो सुझाव खुद के स्वार्थ के लिए या अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए करते हैं। उस समय कठिनाई आती है। या तो आप एग्री करो, अगर नहीं आप उनसे सहमत, तो ट्रांसफ़र करने में वो बहुत निर्णय फास्ट लेते हैं। मेरी जो बुक है मैडम कमिश्नर, उसमें मैंने 1-2 ऐसी घटनाएं बताई हैं जहां जब मेरे पे दबाव आया और मैंने दबाव के अनुसरण काम नहीं किया। अच्छा। तो कैसे मुझे पोस्टिंग नहीं मिली, कैसे मेरी बदली हुई। तो ये हर IAS IPS और IRS जो भी सिविल सर्विसेज हैं, उनके करियर में 2-3 बार तो ऐसा जरूर होता है। तो मैम, तो अधिकारी भी पॉलिटिकली अलाइन अपने आप को उनको करना पड़ता तो है? नेचुरली मैंने इसका डिटेल में मैडम कमिश्नर में, बिकॉज मैंने कहा वो एडल्ट रीडिंग है, उसका वर्णन किया है कि अगर आप उनके आदेशों का पालन नहीं करते तो वो आपको नौकरी से तो नहीं निकाल सकते। सो ये ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, सिविल सर्विसेज के रूल हैं। मैं तो बहुत बार बोलती थी अधिकारियों को, मुझे अगर निकालना है तो राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, उनके सिग्नेचर चाहिए, विच इज़ करेक्ट। हमें काम से, नौकरी से नहीं निकाल सकते, परंतु हमें अच्छी पोस्टिंग ना देना, जैसे कमिश्नर नहीं बनाएंगे आपको, जिला नहीं देंगे और आपकी ट्रांसफ़र, ये वो कर सकते हैं। इसलिए लोक प्रतिनिधियों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग पुलिस, ये जनहित में है। हमारी कमर मत तोड़िए, डोंट ब्रेक आवर बोन। एंड ऑल्सो नागरिकों को सामने आना चाहिए। नागरिक चुप बैठते हैं तो ये लोक प्रतिनिधि बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। मैम, मैंने मुजफ्फरनगर दंगों का वो मुझे सीन याद है जो हुए थे, और उसमें SSP थी मंजिल सैनी, तो उनका भी ऐसे ट्रांसफर हो गया था। जबकि अभी मैं जब मुजफ्फरनगर के लोगों से बात करती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि इतनी ज़बरदस्त ऑफिसर वो थी, रातों रात वो कल्प्रिट्स को ले आई थी। पॉलिटिकली एंगल इस कदर था कि रातों रात उनका और एक अधिकारी थे ट्रांसफर हो गया था। तो इसीलिए मेरे मन में ये सवाल था भी। पर मैं एक कहना चाहूँगी, मेरा ये अनुभव है कि महिला अधिकारी जो है वो स्ट्रांग है, वो स्टैंड लेती है। मैम, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का फ़ायदा होने लगा है अब इन चीज़ों को लेकर। एटलीस्ट हम जैसे लोग जो पर्दे के पीछे की चीज़ों को जानने लगे हैं, तो ये चीज़ें शायद अब इतना फ्लुएंटली नहीं होती होंगी। वरना एक वो दौर हमने देखा है जब आजम खान की भैंसें चोरी करने के लिए भी पुलिस वाले लगा दिए जाते थे। तो सोशल मीडिया कुछ हद तक यस कि वो एक्सपोज करता है, पर कई लोग सोशल मीडिया का भी मिसयूज़ करते हैं। तो इट्स ए थिन लाइन बिटवीन यूज एंड मिसयूज। बिल्कुल। मैम, आप मुंबई में बहुत लंबा वक्त आपने दिया है, तो मुझे जानना है वो दौर, आपसे समझना है। हालांकि हो सकता है क्वेश्चन रिपीटिटिव हो आपके लिए, मेरे लिए नया हो सकता है, कि मैम दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इनके गुर्गे एक्सटॉर्शन कैसे करते थे, और शायद आपकी टीम एक बार वहाँ पहुंची भी थी, अगर आप वो थोड़ा सा बताना चाहें। बाकी हाँ, जो लोग मैम के कोई भी सवाल का जवाब अगर अधूरा लग रहा है तो मैडम कमिश्नर इंस्पेक्टर चोगले और लीव्स ऑफ लाइफ में जाकर पढ़ सकता है। तो ऐसा है, जब मैंने क्राइम ब्रांच चीफ का चार्ज लिया, तो ये पुरानी बात हो गई है, 2004 की, 2004 से 2007 तक मैं थी। तो ये गैंग्स तो ऑपरेट कर रहे थे, पर पुलिस भी पावरफुल हो चुकी थी। और MCOC जो है, MCOC एक्ट जो है दैट डील्स विद ऑर्गेनाइज क्राइम, उसका
मोकोका, वो आ चुका था, स्पेशल कोर्ट्स बन चुकी थी। तो इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या था, किसी भी बिजनेसमैन को फ़ोन करो, उसको बोलो कि इतने पैसे पहुंचा दे, और बिजनेसमैन डरता था क्योंकि इनके पास इलीगल वेपन्स बहुत थे गैंग्स के पास, कि मैं पुलिस स्टेशन तक गया तो ये मेरे को उड़ा देंगे, और उन्होंने ऐसे इंसिडेंट्स किए भी थे। बट क्राइम ब्रांच मुंबई जो थी उसने भी अपने आप को शेप कर लिया था रिस्पॉन्ड करने के लिए। पर उस टाइम एक और दुर्भाग्यपूर्ण जो ट्रेंड शुरू हुआ था एनकाउंटर्स का। तो एज ए क्राइम ब्रांच चीफ मुझे गैंग्स को भी हैंडल करना था और एनकाउंटर्स को भी, इलीगल एनकाउंटर्स को बंद करना था। देखिए, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को अपनी जान का खतरा है तो वो आरोपी को, गुनहगार को मार सकता है, बट फॉल्स एनकाउंटर कम करना, गैंग्स को कंट्रोल करना, ये एक बड़ी जवाबदारी है। तो मेरे समय पे एक तो मेरे को मेरे सहयोगियों का बहुत ही, जो मेरी टीम थी, डीसीपी से लेके कांस्टेबल तक का बहुत सहकार्य मिला। हम गैंग्स को या तो न्यूट्रलाइज कर सके या उनको कोर्ट के सामने केसेस चला सके। ठीक है। तो एक मोटिवेशनल मैं देना मांगूंगी इंसिडेंट। एक बार क्या हुआ, मैं ऑफिस में बैठी थी, मुझे ख्याल नहीं कि मैंने शायद बुक में ये मेंशन नहीं किया। तो मेरा एक ऑफिसर जो इन गैंग्स के फ़ोन कॉल्स को टेक्निकल सर्वेलेंस में रखता था। टेक्निकल सर्वेलेंस मीन्स कि आप कमिश्नर की परमिशन लो कि हम इनकी बातचीत सुनना मांगते हैं, तो वो एक लीगल प्रोसीजर है, हम उसे फॉलो करते हैं। लीगल प्रोसीजर से या तो कमिश्नर दे सकता है परमिशन या होम सेक्रेटरी दे सकता है, इट इज़ एज पर द एक्ट। वो मेरे चेंबर में आया और बोला, मैडम आइए ज़रा बात सुनिए। तो एक गैंगस्टर अपनी वाइफ को बोल रहा था, लड़कियां पढ़ने के लिए गई क्या? तो उसकी वाइफ ने कहा हाँ गई। वो ट्यूशन पे जाती हैं क्या? तो उसने कहा हाँ। ये गैंगस्टर कहाँ बैठा है? आउट ऑफ इंडिया। अच्छा। और उसकी वाइफ कहाँ है? चेंबूर में। अच्छा। और उसको 3 बेटी हैं, और वो 5-6 प्रश्न यही पूछ रहा है, और हमको समझ में आ रहा है कि थोड़ा दारू पिए। अच्छा। बार बार रिपीट कर रहा है। उसकी वाइफ बोल रही है हाँ लड़कियां ट्यूशन पे भी गई, लड़कियां पढ़ाई भी ठीक कर रही हैं। एंड में क्या बोलता है वो, सोचिए, मराठी में बोलता है, तीनों को आईपीएस करने का है। तीनों लड़कियों को आईपीएस करने का है। तो देखिए गुनहगार के भी मन में क्या है, देश के लिए, समाज के लिए जो सिविल सर्विसेज हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी बेटियों को गुनहगार नहीं, आईपीएस बनाएगा। तो मैम इसीलिए तो मैं समझना चाह रही थी, जो क्रिमिनल्स होते हैं ये साइकी के आधार पर ही, आपने कहा थोड़ा इमोशनली ओवरबर्स्ट होते हैं, और वो अलग क्रिमिनल है, वो 95% क्रिमिनल है। 1% में मेंटली परवर्टेड और ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल आते हैं, वो 1% ही हैं। और अगर आपने पुलिस को अच्छा इक्विपमेंट दिया, टेक्नोलॉजी दी, तो वो 1% को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर सिर्फ वही जो मेरे मन में प्रश्न है कि जो एक 3 साल की बच्ची को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ आपके दर्शक नागरिकों को सुझाव देना चाहिए, बहुत साइकेट्रिस्ट भी हैं। गुनाह घड़ गया, मतलब रेप हो गया या एक्सप्लॉइटेशन हो गई, तो हम सारे पुलिस वाले बेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसे प्रिवर्ट लोगों को प्रिवेंट कैसे किया जाए, इसमें हम थोड़ा कम पड़ रहे हैं। बट ऑर्गेनाइज क्राइम मेरे को लग रहा है ऑल ओवर इंडिया जो है इन कंट्रोल है। अभी आपने जिक्र किया 3 साल की बच्ची के साथ, मुझे मैम मेरठ का केस है, 2 साल की बच्ची या 2.5 साल की बच्ची थी, अपने मामा के यहाँ गई शादी में, गायब हो गई, और फिर जब खून से लथपथ वो मिली आफ्टर रेप, उसके पेरेंट्स जिस तरीके से रोए, मतलब रूह कांप जाती है कि अब इसके साथ जिसने ऐसा किया उसकी मानसिकता क्या हो सकती है। उसे तो आप क्रिमिनल की श्रेणी में भी नहीं रख सकते, तो बहुत आगे है इन चीज़ों से। तो मैम इन्हीं जैसे लोगों के लिए फिर एनकाउंटर जैसे शब्द नागरिकों को अच्छे लगते हैं। हैदराबाद वाला केस आपको याद होगा, जहाँ पर एक लड़की को स्कूटी में हेल्प के बहाने कैसे रेप हुआ था, तो वहाँ पर जिस तरीके से एनकाउंटर, बाकी यूपी में हम देख रहे हैं। अब तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं कानून व्यवस्था पूरे सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, फॉल्स एनकाउंटर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, ठोक दो जैसी लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं। आप कैसे देखते हैं एनकाउंटर पॉलिसी को, या बुलडोजर जो पहुंच जाता है यूपी में? तो मैं यही कह रही हूँ, आपको एनकाउंटर और बुलडोजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर 1 साल के अंदर
उस गुनहगार को सज़ा मिल गई तो। मैं तो कह रही हूँ ऐसा 2 साल की बच्ची को अगर रेप किया तो 6 महीने के अंदर वो, अच्छा जब एक सेशन ट्रायल शुरू होता है तो वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो सकता है। तो मैं तो कह रही हूँ कि एक माइनर के रेप की केस आप, पुलिस 15 दिन में उसकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर सकती है, 15 दिन के ट्रायल के बाद उसको आप 2 महीने में सज़ा दे सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो ना आपको बुलडोज़र की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको इनकाउंटर की। आज बुलडोज़र और इनकाउंटर इसलिए पिक्चर में आए हैं, इसलिए यूज़ हो रहे हैं, नागरिक उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को तारीख पे तारीख ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैम कोई ऐसा केस जो आपने सॉल्व किया हो, जो आपकी निगरानी में आया हो, जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आफ्टर ऑल हैं तो आप भी एक महिला ही, और हम महिला को ज़्यादा इमोशनल मानते हैं चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, कोई ऐसा केस जिसने आपको झकझोर कर रख दिया हो? तो ये महाराष्ट्र में काफ़ी लोगों को पता है, पर शायद आपके दर्शक उत्तर भारतीय ज़्यादा हों। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं एक यंग एसपी थी तो बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि जलगांव में 3 पॉलिटिकली वेरी पावरफुल पॉलिटिशियंस, उन्होंने हमें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। तो ये लड़कियां 16 से 20 साल की उम्र की थी, और महाराष्ट्र शासन ने मुझे जलगांव भेज दिया, मेरी पोस्टिंग पुणे में थी। तो जब उन लड़कियों से बातचीत की गई तो ये पता चला कि वहाँ एक जलगांव में एक तिरुपति नाम की लॉज थी। अच्छा। वहाँ पे इन लड़कों ने, लड़के क्या मतलब ये थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने एक वीडियो लगाया था और दे विल पहले प्रॉमिस करते थे लड़कियों को शादी का, और फिर शादी का प्रॉमिस करके दे विल हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसको वीडियोग्राफ कर लेते थे। फिर लड़कियों को बोलते थे आज मेरे साथ, कल मेरे मित्र के साथ, परसों मेरे मित्र के साथ, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, ऐसा करके लड़कियां इतनी डर गई। और इसमें ज़्यादातर लड़कियां कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आते थे। तो पैसा भी था उनके पास, पावर भी थी, और इतनी लड़कियां एक्सप्लॉइट हो गई कि जब तक इसका पूरा, जैसे कहते हैं, भांडा नहीं फूटा तो वो सहती रही। इसी दरमियान मुझे एक लड़की का लेटर आया, उसने, ये किस्सा है जलगांव का, वो लड़की पड़ोस के ज़िले में जालना में शादी होकर गई थी। तो उसने मुझे क्या कहा, आपको मेरी नग्न फ़ोटोग्राफ्स मिली होंगी, आप मेरे तक पहुंचने की कोशिश करेंगी, अगर आप मेरे घर आई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूँ। तो मैंने लाइफ में ऐसा रेप केस 1-2 ऐसा तब तक इन्वेस्टिगेट भी किए थे, पर इतने बड़े पैमाने पे पॉलिटिकली पावरफुल पॉलिटिशियंस ने इतनी यंग लड़कियों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, तो मुझे 1 साल लगा इस केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में, उनको चार्जशीट करने में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट और एक जज थी मृदुला भटकर मैडम, उनको नियुक्ति की, तो ये केस ट्रायल पे आए। तो मुझे लगता है कि मेरे करियर में ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, वो लड़कियाँ मेरे से क्यों बोली, क्योंकि एक महिला अधिकारी थी कि आप पुलिस में 33% महिलाएं जरूर लाइए, पर एक मैं आप सबको वार्निंग दे रही हूँ, अगर महिला पुलिस में आई तो आप कल कहेंगे महिलाओं के विरुद्ध गुन्हे बढ़ गए। गुन्हे नहीं बढ़ेंगे, परंतु रिकॉर्ड होने शुरू हो गए। हाँ। करेक्ट। इसीलिए जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो बेसिकली दर्ज हो रहे हैं। कुछ केसेस तो सामने ही नहीं आते हैं। ये डिफरेंस लोगों को अक्सर समझ नहीं आता। लेकिन मैम, मैं एक लाइन अक्सर पढ़ा करती थी, न्यूज़पेपर में पढ़ा या कहीं पर पढ़ा, कि फलां जगह शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है मैम, मैं चाहूंगी आप अपने व्यूज उस पर रखें, कि कोई लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि, मैं मानती हूँ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 3 साल तक शादी का झांसा देकर रेप। कॉन्ट्राडिक्टरी आपको नहीं लगता है? लड़की को कभी तो समझ में आएगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बढ़ा लिया उसने, पर अब तो बैकआउट कर लेना चाहिए। हम इतने लव जिहाद वाले केसेस देखते हैं, लड़कियों को भी तो थोड़ा अवेयर होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लड़कियों को भी अवेयर होना चाहिए। एक तो आप ये कह रहे हैं कि शादी का प्रॉमिस दिया और एक्सप्लॉयटेशन की। आजकल जो इंटरनेट पे चल रहा है, मतलब आपने शिनाख्त भी नहीं की वो कौन है,
और आप मिलने और चले आप आगे बढ़ गए। बिल्कुल। तो एक और किस्सा है, मेरे को लगता है महिला अधिकारी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने में मिला है। एक लड़की ने मुझे मेल किया और बोला एक लड़के से मेरी फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई। मैंने उसके साथ कुछ ऐसी फ़ोटो एक्सचेंज कर ली हैं कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैंने हमारा साइबर क्राइम, मैं उस टाइम कमिश्नर पुणे थी, तो और हमारा साइबर सेल में एक लकीली लेडी ही इंचार्ज थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला देखो ये कह रही है कि बहुत एक्सप्लोसिव फोटोग्राफ्स हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये केस ले लो। उन्होंने केस एफआईआर दर्ज किया। उस लेडी इंस्पेक्टर के घर में कुछ इशू आ गया तो वो इमरजेंसी लीव पे चली गई। 3 दिन बाद ये लड़की मुझे मेल करती है कि आपने मेरी एफआईआर तो ले लिया पर आगे आपने इन्वेस्टिगेट नहीं कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। तो लड़कियां इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि एक तो पहले फोटोज ऐसी एक्सचेंज की, दूसरा आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को दम दे रहे हो कि मैं तो सुसाइड करने जा रही हूँ। ओहो, कितनी टेंशन हुई हमें उस लड़के को पकड़ने में। तो कई बार तो लड़कियां लाइफ में सिंपल नाइव समझ में नहीं आता। दूसरा ये जो साइबर क्राइम हो गया है, उनको बाद में इतनी बुलिंग हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। एक और केस मैं आपसे शेयर करना मांगूंगी। मेरे पास एक डॉक्टर कपल आया, अच्छा, कि हमारी बेटी की नेक्स्ट वीक शादी है और अब वो कह रही है कि उसने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ एक्सचेंज किए हैं अगेन, तो आप प्लीज़ वो फ़ोटो निकालिए नहीं तो हमारे लड़की की शादी टूट जाएगी। तो मैं आपके इस शो का फ़ायदा लेके, उपयोग लेके लड़कियों को और लड़कों दोनों को कहना चाहूँगी कि लाइफ को गंभीरता से लो, और ये जो बहुत ही हार्मफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स ऑन साइबर सोशल मीडिया, ये बंद करो। मैम आजकल तो एक नया स्कैम चल रहा है। सामने से वीडियो कॉल आती है, हम रिसीव करेंगे। अगर मैं फीमेल हूँ तो सामने कोई मेल होगा जो न्यूड खड़ा हो जाएगा। अगर मैं मेल हूँ तो सामने कोई फीमेल होगी जो न्यूड खड़ी हो जाएगी। उतना रिकॉर्डिंग करके फिर सोशल मीडिया पर भेजते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं दिखूंगी और सामने वाला दिखेगा, और फिर हमें ब्लैकमेल करेंगे कि अब ये आपके कॉन्टेक्ट्स में सबको भेजेंगे वरना इतना पैसा दो। मेरे नोन में कई सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं या जो इसका या उनके रिलेटिव्स शिकार हुए हैं। वो साइबर और मैम एक तो नया स्कैम चल रहा है आजकल। व्हाट्सएप पर एक ऑडियो कॉल आएगी, उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी पुलिस वाले की फोटो होगी, बाकायदा किसी 2 स्टार या किसी बड़े अधिकारी की, और वो आपको फोन करके बोलेगा कि अच्छा आपकी लड़की वहां पर रेप केस में फंस गई है, अगर आप चाहते हैं सेटलमेंट। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? कौन है ये लोग? कैसे पूरा तार फैल रहा है? क्योंकि रेगुलर स्कैम्स हो रहे हैं। तो यही मैं कहना मांगूंगी कि सोशल मीडिया जिससे आप बहुत प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं, उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं अभी फिगर्स पढ़ रही थी, मुंबई, सिर्फ मुंबई शहर में 4600 तक के गुन्हे 2022 में दाखिल हुए हैं। हमारे पास तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी नहीं हैं उतने। तो इसलिए नागरिकों का सतर्क रहना, स्पेशली युवा वर्ग का, युवतियों का सतर्क रहना। ऐसे फ़ोन इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करो। और हर जगह साइबर सेल्स हैं, यूपी में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो अब ऐसा है कि हम इतने ओवरवर्क्ड हैं कि हम जहाँ गुनाह हुआ नहीं वहाँ पे तपास नहीं करते, पर आपकी एक कंप्लेंट ले लेते हैं। तो नागरिकों का सतर्क रहना, पुलिस को टाइम पे कांटेक्ट करना और ऐसे फ़ोन इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करना जिसमें आपको संदेह है। अननोन फ़ोन कॉल्स नहीं लेना। सोशल मीडिया का सोच विचार करके उपयोग करना। इसीलिए मैम मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि हम लड़कियां इंडिपेंडेंट तो हो गई हैं लेकिन पूरी तरीके से सेफ नहीं हैं। फैमिली का सपोर्ट मिलता है, इंडिपेंडेंट होती हैं, तो फिर आपका ऑफिस का माहौल क्या है, बराबर वाला क्या सोच रहा है, सेफ माहौल कैसे मिल सकता है? अब मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को भी समझाएं कि खासकर लड़के और लड़कियां, मैं ये तो नहीं कि लड़कियों को ही मैसेज दें, लड़कों को भी क्या करना चाहिए कि एक सेफ एनवायरनमेंट किसी लड़की के लिए क्रिएट हो। तो उसमें काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। थोड़े दिन पहले मुझे एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने बुलाया। विषय क्या था? विमेन सेफ्टी। और विमेन सेफ्टी के पैनल में हम 4 महिलाएं बैठी हैं। तो मैंने उनसे कहा, पुरुष कहाँ हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि महिलाओं की सेफ्टी जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही एक प्रश्न है? तो 3-4 जो विचार मेरे दिमाग में आए हैं, उसमें फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उनको शुरू से ही सिखाया महिलाओं को आदर करना, लड़कियों का क्या उनका सोचना है। उसके बाद
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, उदाहरण के लिए जहाँ जलगांव में लड़कियाँ एडमिशन ली थी और जहाँ वो कॉरपोरेटर्स चीफ गेस्ट बन के आते थे, जब तक ये मीडिया में इतने बड़े प्रमाण पे नहीं आया कि लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तब तक स्कूल कॉलेजेस को कैसे पता नहीं चला। इसमें 2 लड़कियां लॉ की स्टूडेंट्स थी। अच्छा। तो फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मुझे एक और लगता है सेफ ट्रैवल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, और वर्किंग गर्ल्स, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स, ये अगर हमने किए, वर्किंग गर्ल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है सेफ हॉस्टल, सेफ ट्रैवलिंग, फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देन पुलिस, अगर हम सब ने मिल के ये काम किया तब महिलाओं को सेफ्टी मिल सकती है। और फिर वही 1 साल के भीतर गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, जस्टिस विद इन अ ईयर अगर हम लेके चलें तो। वैसे तो मैम पता नहीं ये सवाल का आप जवाब देंगी नहीं, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं? और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रखती हैं। आजकल तो पॉलिटिक्स बहुत ट्रेंडिंग में रहती है, 2014 के बाद से तो लोगों को लगता है कि बस अभी लोगों ने जाना है सब कुछ। खैर, आपका फेवरेट नेता? वैसे तो आप इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, बट फिर भी आप लोगों को सुनती तो होंगी। नहीं, मुझे कोई मेरा फेवरेट नेता नहीं है, पर मुझे एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है। अच्छा, तो ठीक है। मैम के साथ मेरा स्पेशल पॉडकास्ट था। मैं फिर से एक बार लास्ट में सिर्फ इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इंस्पेक्टर चौगुले, मैडम कमिश्नर और लीव्स ऑफ लाइफ। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस अभी मैडम कमिश्नर के साथ चल रहा है, स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग उसको पढ़ें। थैंक यू सो मच मैम, आप स्टूडियो में आई, आपने वक्त निकाला, अपने विचार साझा किए। कहीं कहीं पर आपने चीज़ों को थोड़ा सा छुपा के रखा क्योंकि आप चाहती थी कि लोग किताब पढ़ें, क्योंकि ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से जान पाएं। और मुझे लगता है थोड़ा सा क्लाइमेक्स छोड़ भी देना चाहिए ऑडियंस के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम आने के लिए। और जिन दर्शकों ने इस इंटरव्यू को देखा, ज़रा बताइए आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, मैम के विचार आपको कैसे लगे। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।